हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, UPPCL मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा सेट नंबर 31 है। इससे पहले हम सेट 30 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके साथ ही हम दोस्तों नए तौर पे डेली करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़कर लाभ ज़रूर उठाएँ। तो यह जो चैनल है स्पेशली डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए, जो भी इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहे हैं, ITI पास कर चुके हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह चैनल बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 61 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिंगल फेज मोटर से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में ज़रूर इनमें से पूछेगा। और ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में सभी बोर्ड में पूछ चुका है। जैसे DMRC हुआ, इसरो हुआ, LPCBT 2 हुआ, UPPCL TG2 हुआ, तो ये सब में जो है पूछ चुका है। बिहार PCL हुआ, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सेशन होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक छोटा सा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन पहला देखते हैं। एक मान संधारित, परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर यानी सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, जैसे 2 वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है, उसके कंपेरिजन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला दिया है, यह कम शोर के साथ संचालित होती है। दूसरा, इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। तीसरा है, इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, विकल्प जो सही नहीं है वह ऑप्शन C हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज जो 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर होती है, इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जब भारी लोड के साथ अगर स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका रनिंग तथा स्टार्टिंग टार्क जो होता है, इसका जो रनिंग होता है और स्टार्टिंग टार्क होता है वह कम होता है। ठीक है, बात करें इसका हम प्रयोग, तो इंडक्शन रेगुलेटर में, ठीक है, इंडक्शन रेगुलेटर में और अपना आर्क वेल्डिंग कंट्रोल इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा हमारा, समांतर निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, यूनिवर्सल मोटर जो होती है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर हमारी AC और DC दोनों पे यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, तो मिक्सर मशीन में अपना यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा है ड्रिलिंग मशीन में भी यूनिवर्सल मोटर का, सिलाई मशीन, तो इसमें भी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। बी में आपका B नहीं होगा, B यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग किया जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल दूसरा सही हो जाएगा, B वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग जो है मिक्सर में किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, सिलाई मशीन में किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपका ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तक कुंडली यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग ... होती है, जबकि मेन वाइंडिंग ... होती है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, क्या होती है? निम्न प्रतिरोधी निम्न प्रतिघात, अत्यधिक प्रतिरोधी निम्न प्रतिघात। तो अत्यधिक प्रतिरोधी अत्यधिक प्रतिघात या निम्न प्रतिरोधी अत्यधिक प्रतिघात। तो दोस्तों, जो आपका सिंगल फेज मोटर होता है, तो उसमें रनिंग वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस होता है, रनिंग वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस का मान होता है और हाई
इंडक्टेंस होता है, हाई रिएक्टेंस होता है, ठीक है, हाई रिएक्टेंस होता है रनिंग वाइंडिंग का। वही बात करें स्टार्टिंग वाइंडिंग का, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हाई रेजिस्टेंस का मान होता है और लो रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में अत्यधिक प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में अत्यधिक प्रतिरोध हो जाएगा, जबकि मुख्य कुंडली यानी मेन वाइंडिंग में अत्यधिक प्रतिघात हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक प्रतिघात हो जाएगा, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं। तो याद रखेंगे अत्यधिक प्रतिरोध होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में और अत्यधिक प्रतिघात होगा रनिंग वाइंडिंग में, ठीक है। वही रेजिस्टेंस जो है मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, इसमें प्रतिरोध का मान लो होता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल केज फेज कुंडली डॉट 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 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है क्या। पल्सेटिंग, अस्थायी, घूर्णन, अवशिष्ट। तो क्या हो जाएगा, जो सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली होती है वह पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पल्सेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल स्टैक 8 फेज स्टेटर बहुध्रुवी परिवर्तित प्रति स्टम्प स्टेपर मोटर में 6 रोटर दंत होते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है। स्टेप साइन और स्टेप प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दे सकते हैं ये DMRC मेंटेनर 2020 में पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेटर टीथ दिया है, स्टेटर टीथ कितना दिया है, NS बराबर दे दिया है 8, ठीक है, 8 दे दिया है। उसके बाद रोटर टीथ कितना दिया है, NR बराबर 6 दे दिया है, ठीक है। तो स्टेप्ड कोण बराबर अल्फा बराबर होता है NS माइनस NR बटा NS इंटू NR, ठीक है। इसमें हम इंटू 100 होता है, तो सॉरी इंटू 360 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मान वैल्यू रख देंगे। तो NS का मान कितना है, 8 है, माइनस NR का मान कितना है, 6 है, ठीक है। नीचे NS गुणे NR इंटू 360 हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, और इधर 8 गुणे 6 इंटू 360, तो काट लेंगे, तो 6 के 36 हो जाएगा। ऊपर 60 दूनी 120 यानी 120 बटे 8, तो 120 बटा 8 हो जाएगा। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा अल्फा का मान, 15 डिग्री हो गया अल्फा का मान। अब स्टेप पर रेगुलेशन पूछ रहा है, ठीक है, स्टेप्ड पर रेगुलेशन यानी स्टेप प्रति चक्कर पूछ रहा है। तो स्टेप्ड पर रेगुलेशन बराबर होता है 360 बटे अल्फा होता है। तो क्या करेंगे, 15 डिग्री जो अल्फा का मान आया है अब 360 में भाग कर देंगे। तो काट लीजिए आप, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 यानी 24 आ जाएगा आपका। तो स्टेप पर रेगुलेशन कितना आ गया, 24 आ गया। और अल्फा का मान कितना आया है, ये स्टेप साइन का मान 15 आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 15 और 24, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये रिसेंटली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इस लिहाज से 2024 के लिए जो UPPCL TG2 या बार का जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है सिंगल फेज मोटर से अगर उठाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर अच्छे से एक बार अपने से करने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 6वां है, निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रति गति अवलक्षण यानी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्थिर नहीं होती है। रिलक्टेंस में मतलब प्रति स्टम्प मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में, DC शंट मोटर में और साइथिल मोटर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर में जो है
स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है स्थिर नहीं होती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो जो यूनिवर्सल मोटर है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर की गति जो होती है इस तरफ हाई होती है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो लोड होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो लोड जब हम बढ़ाएंगे पूर्ण भार पर क्या होगा, अधिकतम मतलब शून्य लोड पर अधिकतम होती है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखेंगे आप। इसलिए यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्थिर नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, नीचे दिए गए फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध है। फेजर डायग्राम में V आरोपित वोल्टेज है और IA और IM प्रवर्तक है और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धारा है को संदर्भित करता है। पहला दिया है ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर को, दूसरा दिया है सिंक्रोनस मोटर को, तीसरा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर को, चौथा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह दिखा रहा है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। जो ये फिगर दिखाया गया है ऐसे, तो यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का दिखाया गया है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है दोस्तों, तो इसमें जो है स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कुछ जगह सिंगल फेज मोटर में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क किसका होता है, तो आप बता देंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किस सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणांक उच्च होता है। तो प्रचालन शक्ति गुणांक जो होता है किसका उच्च होता है, तो पहला दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, दूसरा शेडेड पोल मोटर, तीसरा प्रतिरोध स्प्लिट फेज मोटर, चौथा है कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उच्च आपका पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणांक होता है, इन चारों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का होता है। वहीं इसमें दिया होता है कैपेसिटर रन मोटर, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैथिल मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, दूसरा यह वेरिएबल स्पीड मोटर है, तीसरा यह सेल्फ स्टार्टिंग है, चौथा इसे डीसी उत्तेजित की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो शैथिल मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो शैथिल हिस्टैरिसीस मोटर होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती है। जो शैथिल मोटर होती है दोस्तों, यह अपना कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर का पार्ट होता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर। तो इसका बात करें, इसका जो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग में साउंड रिकॉर्डर जो होता है, टेप रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर, हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्डर वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें नॉइज लेस ऑपरेशन होता है, इसमें नॉइज बिल्कुल नहीं होता है और इसमें तिठ भी नहीं होता है, दांत भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा, एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में प्रत्येक 4 पोल के साथ 10 दांतें हैं। यदि रोटर में 80 दांत हैं तो स्टेप्ड कोर क्या होगा। तो स्टेप्ड कोर अभी बताए हैं, अल्फा बराबर क्या होता है, NS माइनस NR बटे NS इंटू NR गुणे 360, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया आपका पोल 4 पोल के 10 दांतें हैं, ठीक है। तो NS दे दिया है आपका 4 गुणे 10 बराबर 40 दे दिया है, और NR कितना दिया है, NR दे दिया है कितना 80 दे दिया है, NR 80 है। तो निकाल लेंगे अल्फा बराबर NS कितना है हमारा, तो NS का मान 40 हो जाएगा और इसका 80 बटा के 80 गुणे 40 गुणे 360, तो ये निगेटिव में नहीं आता है, इसलिए
घटा लेंगे इसको, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखते हैं आगे। तो अल्फा बराबर जब घटा देंगे तो 80 में से 40 जाएगा 40, और 40 गुणे 80 गुणे 360 ऊपर है, तो काट लीजिए। 40 से 40 कैंसिल हो गया, 0 से 0 हो गया, और 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 2 9 हो जाएगा, या 2 से काट लेंगे 9/2 आ जाएगा, वो काट लेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो स्टेप्ड कोण का मान होगा 4.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला हमारा, एक फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग एक्सिलरी वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है। तो बताए हैं एक्सिलरी जो वाइंडिंग होती है उसे स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का मान होता है। ठीक है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है और लो रिएक्टेंस होता है। तो देख लीजिए, उच्च प्रतिरोध होता है, नहीं सही है, निम्न प्रतिरोध वाला काट दीजिए। तो पहला में दिया है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकी प्रतिघात, तो आपका राइट आंसर कौन दिया है, ए ही दे दिया है सही। ठीक है, जो सहायक एक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसमें उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न प्रेरकी प्रतिघात होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग दे देता या मेन वाइंडिंग दे देता तो उसमें लो रेजिस्टेंस का मान होता है और हाई रिएक्टेंस होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, स्टेटर यदि एसी आपूर्ति से जुड़ा है तो निम्न में से कौन सही होगा। पहला दिया है स्टेटर वाइंडिंग में लव हानि शून्य होगी, दूसरा यह स्टेटर फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता, तीसरा यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, चौथा स्टेटर वाइंडिंग में लव हानि शून्य होती है। तो दोस्तों, जो एक फेज प्रेरण मोटर होता है अगर स्टेटर में एसी आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन सी में देखिए, इट कैन नॉट डेवलप रोटेटिंग फील्ड बाई इटसेल्फ, मतलब यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। तो यही प्रॉब्लम होती है और यही आपका आंसर भी होगा। सिंगल फेज जो मोटर होती है वह स्वतः सेल्फ में वह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्या लगाते हैं इसमें, कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, स्प्लिट फेज के लिए। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है। तो बल आघूर्ण जो होता है आर्मेचर की स्क्वायर के 1/, आर्मेचर की स्क्वायर, तीसरा आर्मेचर धारा के, चौथा आर्मेचर धारा के। तो देखिए, यूनिवर्सल जो मोटर होता है पी समानुपाती फाई आई ए होता है, या फाई समानुपाती आई ए होता है, इसलिए टी समानुपाती आई ए का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में। तो देख लीजिए, आर्मेचर धारा के क्या हो जाएगा, आर्मेचर धारा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा उसका टार्क, क्योंकि टी समानुपाती आई ए का स्क्वायर होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, एक फेज शैथिल्य मोटर है हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर है, रिलक्टेंस मोटर है, एयर मोटर है, स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो कौन सी मोटर है, यह सिंक्रोनस मोटर होती है ना, तुल्यकाली मोटर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिट जुड़ा रहता है सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग से। तो ये सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर है तो फेज स्प्लिट होता है, जुड़ा रहता है, पहला प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, दूसरा स्टेटर वाइंडिंग के साथ समांतर में, तीसरा रोटर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, चौथा रोटर वाइंडिंग के साथ समांतर में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ जुड़ा होता है, ये अपना रनिंग वाइंडिंग हो जाती है, इसमें रेजिस्टेंस हो जाता है, और इधर मेन वाइंडिंग होती है। ठीक है,
इस तरह कुछ होता है इसका, और सिंगल फेज हम सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्प्लिट से जुड़ा होता है प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्प्लिट फेज जो होता है सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे मेन वाइंडिंग हो गई और यहाँ पे प्रारंभिक कुंडलन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, जो फेज स्प्लिट जुड़ा रहता है प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप्ड पोल 45 अंश है तो इसका रिजोल्यूशन ... स्टेप प्रति चक्कर होगा। तो निकाल देते हैं। देखिए फार्मूला होता है RSS बराबर 360 बीटा। ठीक है, बीटा। तो यहाँ जो RSS होता है रेजुलेशन ऑफ स्टेपर मोटर होता है। ठीक है, और बीटा स्टेप्ड एंगल होता है, स्टेप्ड एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है स्टेप्ड एंगल यानी बीटा दे दिया है। तो RSS का मान रेजुलेशन निकाल लेंगे 360 बटा के बीटा का मान कितना है 45 है, तो निकाल लेंगे आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, RSS का मान 8 आ जाएगा, यानी कि जो रेजुलेशन ऑफ स्टेपर मोटर हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक ... होती है। DC शंट मोटर, तुल्यकालिक मोटर, DC सीरीज मोटर, प्रेरण मोटर। तो देखिए जो स्टेपर मोटर होती है वह मूलतः एक तुल्यकालिक मोटर होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, छत के पंखे को फर्श से ... ऊपर लटकाया जाना चाहिए। 2.75 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छत का जो पंखा होता है फर्श से 2.75 मीटर ऊपर लटकाना चाहिए। क्वेश्चन अगला है, रोटर के ... पर पहुंचने पर अपकेंद्री स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देती है। तो दोस्तों रोटर जो होता है वो 75% जब गेन 75 से 80% जब गेन कर लेता है तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से वियोजित अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्धारित रेटेड गति से 75% से 80% तक अगर वह मतलब पहुंच जाता है उसका स्पीड, तो अपकेंद्री स्विच जो होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से अलग हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से अगर अलग नहीं होगा तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिससे वाइंडिंग हमारी गर्म होकर जल सकती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, यूनिवर्सल मोटर को ... के नाम से भी जाना जाता है। AC श्रेणी मोटर, DC कंपाउंड, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शंट मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर को हम AC सीरीज मोटर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टार्टिंग परिवर्तक प्रेरण चलित मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध प्रवर्तित मोटरों रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर्स की तुलना में बल आघूर्ण होता है। कितना होता है? उत्कृष्ट, अत्यंत कमज़ोर, जो टार्क जो होता है कमज़ोर, समान। तो टार्क हमारा क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, यानी अधिक होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस स्टार मोटर होती है उससे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वह उत्कृष्ट यानी अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, घड़ी, क्लॉक और संकेतक उपकरण इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो मेनली किस मोटर का उपयोग किया जाता है? स्प्लिट फेज मोटर, शैथिल छादित मतलब शेडेड पोल मोटर और प्रतिस्थापन मोटर, यानी कि तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंडिकेटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, इंडिकेटिंग डिवाइस या फिर घड़ी वगैरह को चलाने के लिए शैथिल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं जो एक रिलक्टेंस मोटर होता है जो सिग्नलिंग डिवाइस में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सिंगल फेज AC मोटर को
सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डॉट 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 को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। किसको? अवमंदन वाइंडिंग को, रनिंग वाइंडिंग को, प्रतिकारी वाइंडिंग को, सहायक वाइंडिंग को। तो किसको जोड़ने की आवश्यकता होती है? सहायक वाइंडिंग को, है ना। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है या हेल्पिंग वाइंडिंग, उसको हम मुख्य वाइंडिंग के अगर उसमें जोड़ देते हैं तो वह क्या होगा? सेल्फ स्टार्ट बना, सिंगल फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सहायक वाइंडिंग को जोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 फेज 4 वायर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति होगी। तो सिंक्रोनस गति कैसे निकालते हैं? NS बराबर 120 F/P। तो यहाँ दिया है NS का मान निकाल लेंगे, 120 इंटू F का मान दिया है 50 और P का मान कितना है? 4 है। 4 3 12 और 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा? 1500 RPM हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर ही पूछता है, क्योंकि ये सिंगल फेज मोटर में भी होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी रहता है और सिंक्रोनस मोटर जनरेटर में भी रहता है। तो इसलिए 4 चैप्टर से होता है, इसलिए आपका हर एक एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न जरूर इससे ही रहता है। तो इसको आप अच्छे से इस फार्मूले को याद रख लेंगे, NS बराबर 120 F/P, जहाँ P पोल की संख्या, F फ्रिक्वेंसी, NS सिंक्रोनस स्पीड होता है। इस पे न्यूमेरिकल हर एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 RPM। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। तो छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है, सप्लाई के साथ श्रेणी में, दूसरा है सप्लाई के साथ समांतर में, तीसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में, चौथा है रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी में। तो छत के पंखा जो होता है दोस्तों, यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ा होता है, इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छत का जो पंखा होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एक कला प्रेरण मोटर मूल रूप से होती है AC सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन आपका क्या सी सही हो जाएगा। 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है, 2 कला प्रेरण मोटर होती है, जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकल कला प्रेरण मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है 1 HP के लिए, 2 HP के लिए, 5 HP के लिए, 10 HP के लिए। तो प्रायः 2 HP तक के लिए प्रयुक्त होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सॉरी, सिंगल फेज जो मोटर होती है वो व्यावसायिक रूप से 2 HP के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, घरेलू सीलिंग पंखा डॉट 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 का एक उदाहरण है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, 2 फेज इंडक्शन मोटर, DC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण होता है जो घरेलू सीलिंग फैन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत के पंखे के स्लीप पर का संबंध डॉट 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 से होता है, यानी स्वीप ऑफ सीलिंग फैन रिफर टू स्पीड ऑफ द फैन, पंखे के वेग से, दूसरा ब्लेड की लंबाई से, तीसरा 2 गुना ब्लेड की लंबाई से, चौथा उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाई इट्स रोटेशन, यानी उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से छत के पंखे का जो स्वीप होता है वह संबंध रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो गति नियंत्रक के चयन पर आधी गति डॉट 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 होगी, आधी गति होगी। तो पी कितना दिया है? 10 दिया है, एफ कितना है? 60 हर्ट्ज है। ठीक है, तो NS बराबर क्या होता है? 120 F/P। तो मान निकाल लेंगे, तो NS बराबर कितना आ जाएगा? जब मान निकालेंगे तो 120 इंटू F का मान 60 है, बटा के P का मान 10 है, कट जाएगा 12 छंग 72, यानी NS का मान 720 आ गया, 720 RPM आ जाएगा। तो
गति नियंत्रक लगाने पर आधी गति कितना हो जाएगा, तो 720 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो काट दीजिए, 2 3 6, 2 छक्के 12, 360 हो जाएगा आरपीएम, 360 आरपीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 360 आरपीएम। ठीक है, तो सिंपल आप एनएस का मान निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो आपका 360 आरपीएम आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 100 वाट की एक एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट एसी से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है, मतलब सहायक वाइंडिंग जो है स्टार्ट पर खुलती है, तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा और 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर 230 वोल्ट है से जोड़ी गई है, यदि इसकी सहायक वाइंडिंग खुल जाती है तो मोटर पर जो परिणामी आघूर्ण होता है वह 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अस्थायी संधारित्र जो होता है, परमानेंट संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए, ड्रिल मशीन के लिए, सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, पीसने वाली मशीन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अस्थायी संधारित्र मोटर होता है वह सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए स्पेशली होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो कैपेसिटर लगाया जाता है 2.5 से 3 या 2-3 माइक्रोफैरड तक लगाया जाता है। ठीक है, सीलिंग फैन और छत के पंखे में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 हमारा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, आरंभिक परिवर्तन सहित अपकेंद्रित स्विच को संयोजित करके, दूसरा समांतर रूप से संयोजित करके, तीसरा सीरीज में संयोजित करके, चौथा है टेप किए गए क्षेत्रीय परिष्ठों द्वारा क्षेत्रफल सतत फ्लक्स को बढ़ाकर घटाकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्ट है उसको हम क्षेत्रफल को सतत परिवर्तन करके यानी फ्लक्स को बढ़ाकर घटाकर यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो होता है N1/F होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए फ्लक्स को घटाकर बढ़ाकर गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टेपर मोटर ज़्यादातर के लिए उपयोग किया जाता है। प्रचालन की बहुत तेज गति, उच्च शक्ति की आवश्यकता है, प्रचालन की बहुत धीमी गति, कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग में स्टेपर मोटर का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, छादित ध्रुव मोटर में यानी शेडेड पोल मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है, यानी द पर्पज ऑफ शेडिंग कॉइल इन द शेडेड पोल मोटर इज टू क्या होता है। पहला, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा घर्षण हानि घटाना, तीसरा विषम दिक् परिवर्तन कम करना, चौथा है रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेनली जो छादित कुंडली का उद्देश्य होता है वह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, यानी प्रोसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे परीक्षा में बार बार पूछता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शेडेड कॉइल होता है उसका काम प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अस्थायी विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग, तीसरा स्क्वायर केज रोटर, हाई पावर फैक्टर। तो क्या नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह अस्थाई है ना, अस्थायी विभक्त एकल कला संधारित्र में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एकल कला मोटर की एक विशेषता यह है कि इट इज सेल्फ स्टार्टिंग, गलत बात है, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तीसरा है सिर्फ एक कुंडली आवश्यक है, चौथा सिर्फ एक दिशा में घूर्णन कर सकती है। तो एक एकल कला मोटर की एक विशेषता यह है कि क्या, यह स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है, यानी इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग।
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डॉट 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 से एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्ण की दिशा उत्क्रम किया जा सकता है, यानी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई। पहला है रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बोथ वाइंडिंग, यानी दोनों कुंडलियों को संयोजन को उत्क्रम करके। दूसरा रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग। तीसरा है रिवर्सिंग सप्लाई कनेक्शन। चौथा है यूजिंग ए रिवर्सिंग स्विच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग, यानी प्रवर्तक कुंडली के संयोजन को उत्क्रम करके, ठीक है, उत्क्रम करके क्या कर सकते हैं, एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पहला द मोटर विल बी नॉट रन एट, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरा है आपका द मोटर विल रन विथ लेस इफिशियंसी एंड मोर स्पार्किंग, मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही सही हो जाएगा कि मोटर जो है कम दक्षता पर काम करेगी और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। अगर वो डीसी मोटर है और एसी से अगर जोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, मोटर कम दक्षता से चलेगी और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। वही रहता जब एसी मोटर है उसको हम डीसी में जब लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एसी मोटर का बाइंडिंग ही हमारा जल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर है उसे 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अपकेंद्री स्विच ऑक्सीजनरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है, पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है, किस पर चलती है। पहला दिया है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा कंपनसेटिंग, तीसरा फील्ड वाइंडिंग, चौथा रोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों किस पर चलती रहेगी, किस पर चलती रहेगी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग पे चलती रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रयुक्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, जहाँ खिलौनों की बात आया तो वहाँ डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे शेडेड पोल मोटर। जो खिलौना होते हैं उसमें हम शेडेड पोल मोटर प्रयोग करते हैं। शेडेड पोल मोटर बहुत ही कम पावर फैक्टर की मोटर होती है जिसकी इफिशियंसी 3 से 35% होती है। ठीक है, जो प्रायः 5 से 125 वाट तक होता है। ठीक है, तो शेडेड पोल मोटर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खिलौनों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितना कोणीय दूरी पर स्थित होती है। तो देखिए एक दूसरे के कितना दूरी कोणीय पर स्थित होती है, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्पेस, यानी स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका, एक दूसरे में जो वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग एक दूसरे में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डॉट 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 के द्वारा बदला जा सकता है। चक्रण यानी रोटेशन को कैसे हम बदल सकते हैं, पहला चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों को किसी एक में से बदलाव करके। ठीक है, दूसरा है फेज के अनुक्रम को उलट के, तीसरा संधारित टर्मिनल को परस्पर बदल के नहीं, चौथा फेज और न्यूट्रल को परस्पर प्रति करके। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चल या प्रारंभिक वाइंडिंग, जो रनिंग या प्रारंभिक वाइंडिंग है किसी एक में से बदलाव करके हम चक्रण दिशा को चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच डॉट 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 में जोड़ा जाता है। पहला रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, तीसरा रनिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, चौथा
स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। तो देखिए किसी सिंगल फेज में जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका जो अपकेंद्री स्विच होता है तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है कौन? अपकेंद्री स्विच। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा एसी और डीसी आपूर्तियों दोनों पर कौन सा मोटर कार्य करता है? तो कौन सा करता है? यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है स्टेपर मोटर एक होता है सिंगल फेज एसी मोटर, 3 फेज, 2 फेज और डीसी मोटर। तो क्या होता है स्टेपर मोटर? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगल फेज एसी मोटर होता है। ठीक है, सिंगल फेज एसी मोटर होता है स्टेपर मोटर। क्वेश्चन नंबर 47 है किसी एक फेज मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितना विद्युतीय कोण होता है? तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देरी नहीं करना है क्योंकि ये सब बहुत ही वन लीनियर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 है एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच डॉट 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 से जुड़ा होता है। तो संधारित्र स्विच किससे जुड़ा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर में, रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, तो रनिंग वाइंडिंग के समांतर में। दोस्तों जो सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर का जो संधारित्र होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। तो ऑप्शन आपका डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो स्टेपर मोटर के प्रति स्टेप में जो है कितना होता है? तो 200 स्टेप्ड होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला भी बताए हैं, NS माइनस NR बटा NS इंटू NR इंटू 360 होता है। तो ये इसका फार्मूला होता है। रिसेंटली में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो इस फार्मूले को अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, जहाँ जो ए होता है स्टेप्ड कोर होता है और NS जो होता है स्टेटर पोल होता है, NR जो होता है रोटर टीथ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है 50 है उद्योग में से सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज मोटर डॉट 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 द्वारा संचालित होती है। सिंगल फेज डुअल से, पॉइंट स्टार्टर से, बिना स्टार्टर के, स्टार डेल्टा स्टार्टर से। तो किससे होती है? सिंगल फेज डुअल स्टार्टर से होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्योग में है सिंगल फेज डुअल स्टार्टर से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है डॉट 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 मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो मिक्सर ग्राइंडर में आपका यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितना अंतर होता है? तो हम बताए हैं कितना होता है, विद्युतीय रूप से 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है एक प्रति छेप स्टार्ट मोटर में डॉट 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 होता है डीसी मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर, एकल पला मोटर। तो एक प्रति छेप स्टार्ट प्रेरण मोटर में एकल फेज एसी मोटर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ भी प्रेरण की बात लग गए तो वह एसी में ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अस्थायी कैपेसिटर का प्रयोग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अस्थायी कैपेसिटर होता है उसका छत के पंखों में किया जाता है। बाकी शेडेड पोल का मोटर का प्रयोग खिलौनों में किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का अभी हम देखेंगे मिक्सर मशीन में किया जाता है। और सीरीज मोटर का जहाँ स्टार्टिंग मतलब बिना लोड का जहाँ ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो इनका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थायी कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषताएं हैं? उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति होता है। तो आपका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है और वेरिएबल उसका गति होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रक विधि नहीं है? तो अपकेंद्री तंत्र, प्रतिरोध विधि, बोलता नियंत्रण विधि, अपकेंद्री तंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलता नियंत्रण विधि। यह जो है विधि नहीं होती है सार्वत्रिक मोटर को गति नियंत्रण में। ठीक है, बाकी अपकेंद्री तंत्र के द्वारा कर सकते हैं, प्रतिरोध विधि और अपकेंद्री तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डॉट 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 होता है। तो स्प्लिट फेज मोटर में जो चालक कुंडली होता है उसमें दोस्तों हाई जो है इंडक्टिव होता है, हाई इंडक्टिव होता है और लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च प्रतिरोध, ये गलत हो जाएगा। उच्च एल यानी इंडक्टिव और लो रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हाई आपका एल हो जाएगा इंडक्टिव और लो रेजिस्टिव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब दोस्तों देखिए यूपीपीसीएल TG2 में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो एकदम इजी होता है, तो आप लोग को बस कंसेप्ट इसका सीख लेना है, बाकी आप आंसर उसका इजीली से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सार्वत्रिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? सुहाव वर्मा, मिक्सर, सिलाई मशीन, वाटर पंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो यूनिवर्सल मोटर होता है, यूनिवर्सल का मोटर का सुहाव वर्मा, जो सुहावा वर्मा होता है, वर्मा नहीं होता उसमें प्रयोग किया जाता है, मिक्सर में तो प्रयोग किया जाता है, और आपका सिलाई मशीन में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन वाटर पंप में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो होता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नहीं किया जाता है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी मिक्सर में, सुहावा वर्मा में, सिलाई मशीन में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघात वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में डॉट 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 कुंडली का प्रयोग किया जाता है, अवमंदन का, प्रतिघाती का, प्रतिपूरक का, आर्मेचर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिपूरक का। ठीक है, प्रतिपूरक का प्रयोग किया जाता है। तो जब AC आपूर्ति से चलता है तो जो आर्मेचर में उपस्थित जो रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिपूरक का इंग्लिश में कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, एक सार्वत्रिक मोटर की गति भार विशेषताएं डॉट 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 मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। निर्दिष्ट धारा शंट मोटर, निर्दिष्ट धारा श्रेणी मोटर, पृथक उत्तेजित मोटर, संयुक्त मोटर। तो किसके द्वारा होती है? निर्दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का। जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसका किस तरह परिवर्तित होती है? निर्दिष्ट धारा श्रेणी मोटर की तरह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बात करें यूनिवर्सल मोटर का, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम जान रहे हैं मिक्सर में करते हैं, सेविंग में, इलेक्ट्रिक सेवर में करते हैं, सेविंग में, सिलाई मशीन में करते हैं। ठीक है, सेविंग मशीन इस सब में प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर डॉट 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 पर चलती है, उच्च गति पर, निम्न गति पर, परिवर्तित गति पर, स्थिर गति पर। तो देखिए जो आपका सार्वत्रिक मोटर है शून्य भार पर n समानुपाती 1/5 होता है। ठीक है, तो अगर फाई का मान शून्य भार मतलब ये फाई समानुपाती L होता है, तो अगर लोड 0 कर देते हैं तो n का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी गति जो है बहुत उच्च हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मोटर की गति भार शून्य हो जाती है, लोड शून्य होता है इसका, तो गति उच्च हो जाएगी, उच्च गति हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ। टोटल इसमें 61 क्वेश्चन थे जो आपको हम एनालिसिस कराएं। तो वीडियो आपको कैसा लगा
अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और सारे अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप है उसमें सभी में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इस क्वेश्चन सीरीज में आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम वीडियो अपने चैनल पे लेकर आते रहते हैं। इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।